ओके, तो आज का आपका टॉपिक है इवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज। आज अपन देखने वाले हैं इवेलुएशन सपोजिटरीज का। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, टॉपिक का नाम क्या है, इवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज। मतलब अपन को क्या करना है, इवेलुएशन करना है सपोजिटरीज का। हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन शायद, ठीक है। तो इवेलुएशन करने का सिंपल मीनिंग है पता लगाना। तो किस बेसिस पे पता लगाएंगे, टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, सरफेस अपीयरेंस, और भी काफ़ी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। तो देखो, इवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, और सपोजिटरीज के साथ अगर इवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज जोड़ दें तो ये क्वेश्चन 5 और 10 में भी बन सकता है, ठीक है। तो इवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज तो सिर्फ 2 में आएगा, पर अगर कोई लंबा क्वेश्चन आता है तो पीछे आ जाता है इवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज, तो फिर आपको ये 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, पहले सपोजिटरीज समझाना है, फिर इवेलुएशन समझाना है। तो देखो, सबसे पहला है टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। तो देखो, सबसे पहला है टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। टेस्ट ऑफ अपीयरेंस में अपने को कैसे पता लगेगा, जब मैं सपोजिटरीज को कट करूंगा लॉन्गिट्यूडनली। जैसे मान लो ये सपोजिटरीज है और मैं इसको कट कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनली, तो मेरे को क्या पता लगेगा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस है सपोजिटरीज को, जब मैंने कट करा लॉन्गिट्यूडनली, फिर मैंने उसे देखा मेरी नेकेड आई से, तो मैंने क्या देखा कि जो एक्सटर्नल सरफेस है सपोजिटरीज की और जो इंटरनल सरफेस है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे अपन को कैसे पता लगेगा, टेस्ट ऑफ अपीयरेंस के बेसिस पे, कि जब मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनली कट किया सपोजिटरीज को, तो उसकी एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस जो है यूनिफॉर्म है। दूसरा देखो, सरफेस अपीयरेंस। जो सपोजिटरीज होगी वहाँ पर एकदम प्लेन होगी, कोई भी पिट फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब इस तरह से कोई भी पिट नहीं बनेगा, इस तरह से कोई गड्ढा नहीं बनेगा, इस तरह से ये वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। एब्सेंस ऑफ पिटिंग, पिटिंग मतलब गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन होगी सपोजिटरीज, ठीक है। कोई क्रैकिंग वगैरह वहाँ पे नहीं होगी, कोई स्प्लिटिंग वगैरह वहाँ पे नहीं होगी, वो एकदम प्लेन होगी। तो एब्सेंस ऑफ प्लीटिंग, एब्सेंस ऑफ क्रैक, एब्सेंस ऑफ स्प्लिटिंग, ठीक है। सरफेस अपीयरेंस में हम क्या देख रहे हैं कि ना तो पिट फॉर्मेशन होगा, ना क्रैक होगा, ना स्प्लिटिंग होगी। अब देखो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने 20 सपोजिटरीज को लिया और उनको वे किया, उनको तोल लिया मैंने, ठीक है, वे कर लिया 20 सपोजिटरीज को, और फिर मैंने उसका एवरेज वेट कैलकुलेट किया, ठीक है। सर, आपने सबसे पहले ली 20 सपोजिटरीज, उनको आपने किया वे, फिर आपने उनका एवरेज वेट जो है कैलकुलेट कर लिया। 20 सपोजिटरीज मैंने वे करी, फिर उनका एवरेज वेट मैंने कैलकुलेट करा, ठीक है। अब उस 20 सपोजिटरीज में से हर सपोजिटरीज का वेट मैंने नोट किया। सबसे पहले मैंने 20 सपोजिटरीज को वे किया, फिर उसका एवरेज वेट निकाला, फिर मैंने 20 में से हर एक सपोजिटरीज का वेट निकाला और उसे नोट किया। नो सपोजिटरी शो डेविएट फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 5%। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैंने हर सपोजिटरीज का वेट निकाला और उसको नोट किया, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि जो सपोजिटरीज का वेट आया वो एवरेज वेट से ज़्यादा डिफरेंस शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5% कर ले, पर इससे ज़्यादा डिफरेंस उसको शो नहीं करना चाहिए सपोजिटरीज को अपने एवरेज वेट से, ठीक है। ये है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट। अगला देखो, मेल्टिंग रेंज टेस्ट। तो देखो, मेल्टिंग रेंज टेस्ट को हम मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट भी कहते हैं, ठीक। मेल्टिंग रेंज टेस्ट को हम क्या कहेंगे, मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ टाइम इट टेक फॉर एंटायर सपोजिटरीज टू मेल्ट व्हेन इमर्स्ड इन कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सी। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम सपोजिटरीज को, जैसे मान लो ये सपोजिटरीज है, ठीक है, अंदर क्या है, ये सपोजिटरीज, और मैंने इसको रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि सपोजिटरीज को जब मैंने 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा, जैसे मान लो ये सपोजिटरीज है और इसको मैंने रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं ये देखता हूँ कि कितना टाइम लग रहा है इसको मेल्ट होने पे। जब मैंने 37 डिग्री सी पे सपोजिटरीज को रखा तो उसका कितना टाइम लग रहा है मेल्ट होने पर, ठीक है। ये किस में देखूंगा मैं, मेल्टिंग रेंज टेस्ट में, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ठीक है। अब देखो, माइक्रो मेल्टिंग में क्या होगा, मेल्टिंग रेंज मेज़र, यहाँ पे हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है,
और यहाँ पे हम रेंज मेजर करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ फेड बेसिस के लिए होता है, ध्यान रखना, इमल्सिफाइंग फेड बेसिस के लिए ये होता है, ठीक है। अब देखो अगला, टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम, टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट। तो ये एक एक लाइन आप देख लेना, वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसलिए मैंने लिखी नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। माइक्रो मेल्टिंग टेस्ट में हम रेंज को मेज़र करेंगे, सिर्फ फेड बेसिस के लिए होता है। और मेल्टिंग रेंज टेस्ट जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मेल्टिंग, उसमें हम सपोजिटरीज को रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे और फिर टाइम नोट करेंगे कि कितना टाइम में हमारी सपोजिटरीज मेल्ट हुई है। उसके बाद है टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है सॉफ्टनिंग होने में, ठीक है। और लास्ट है टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट, कितने टाइम में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इसमें एक एक लाइन आप लिख सकते हो। मेल्टिंग रेंज टेस्ट मैंने बता दिया, यूनिफॉर्मिटी वेट टेस्ट मैंने आपको बता दिया, सरफेस अपीयरेंस मैंने बोला कि कोई पिट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और टेस्ट ऑफ अपीयरेंस में मैंने बोला था कि जब मैं इसे लॉन्गिट्यूडली कट करूँ तो एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, एवेलुएशन ऑफ सपोजिटरीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बाकी के सपोजिटरीज के लेक्चर देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं, खास करके सपोजिटरीज बेसिस, ठीक है। और अगर आपका कोई भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये चैनल ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ बायोकेमिस्ट्री की साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है। थैंक यू।